डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। और स्टेटमेंट सेकेंड है, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि G0 फेज के अंदर सेल डिवाइड होना बंद हो जाती है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। और ये लाइन हूबहू एनसीईआरटी की है, जिसे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में कि सेल्स इन दिस स्टेज यानी क्यूसेंट स्टेज या G0 स्टेज में रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस called on to do so depending on the requirement of the organism। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, बिल्कुल साहब ये सही स्टेटमेंट है कि इंटरफेज की एस फेज के अंदर डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है, साथ में सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन इसी फेज के अंदर होता है। हमें मालूम है कि इंटरफेस की अलग अलग फेज होती है, G1, S एंड G2, और इसके साथ एक और फेज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, G0 फेज, जो कुछ ही सेल्स में पाई जाती है, एग्जाम्पल के रूप में हार्ट सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Select the correct statements. Tetrad formation is seen during leptotin। अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए A B C D E, जिसमें से A क्या है, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होता है, बल्कि ये जाइगोटीन में होता है। लेप्टोटीन में बुके स्टेज बनती है। बी स्टेटमेंट पे आते हैं, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। बिल्कुल साहब, मेटाफेज स्टेज पे तो क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पे लगते हैं और उनका सेपरेशन स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा एनाफेज स्टेज में होता है, और जिसमें मदद कौन करते हैं, सेंट्रोसोम। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये सही हो जाएगा साहब। टर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि टर्मिनेशन जो प्रोसेस होती है वो सबसे लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट की में होता है, और उसका नाम होता है डायाकाइनेसिस। टर्मिनेशन ऑफ कैस्मेटा बोलते हैं, तो वो प्रोसेस तो डायाकाइनेसिस में होता है। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। तो ये सी स्टेटमेंट भी गलत होगा। आप सभी को मालूम है कि अलग अलग फेजेस होती हैं, ये उन्हीं फेजेस के बारे में, उन्हीं फेजेस से ये स्टेटमेंट लिए हुए हैं। प्रोफेज फर्स्ट की LJPDD से अपन इसको याद कर सकते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। बिल्कुल साहब सही है, क्योंकि जो टीलोफेज है वो प्रोफेज की रिवर्स फेज होती है। प्रोफेज में ये सब चीजें गायब होती है, जबकि टीलोफेज में वापस से ये आ जाती है, यानी रीफॉर्म्ड हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नहीं साहब, गलत है, ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। तो साहब ई बी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी एंड डी ओनली। इसको
एनसीईआरटी में भी डिटेल में अपन देख लेते हैं कि कहाँ पे ये बातें लिखी हुई है। एकदम हूबहू एनसीईआरटी की लाइनें नीट में आती है। ये देखिए अलग अलग फेज दी हुई है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन के अंदर ही जो स्टेज होती है बाइवेलेंट टेट्राड स्ट्रक्चर, ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्रॉसिंग ओवर, पता ही है आपको, देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है और ये किस फेज में होती है, पैकेटिन फेज के अंदर होती है। फिर डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस में देखिए टर्मिनेशन ऑफ कैसमेटा होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बेसिकली T4 को क्या कहते हैं, जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, उसके फंक्शंस को दिया हुआ है एनसीईआरटी में और उन्हीं फंक्शंस से ये क्वेश्चन आया है। आइए देखते हैं कि पहला जो फंक्शंस क्या दिया हुआ है साहब, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बिल्कुल सही है, ये थायरोक्सिन का फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सब सही है ये भी। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये तो साहब पीनियल ग्लैंड से जो सिक्रेटेड मेलेटोनिन हार्मोन होता है उसका ये फंक्शन होता है। और हमको मालूम है कि पीनियल ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 24 आवर रिदम साइकिल वाली ग्लैंड, थर्ड आई ऑफ द ब्रेन। तो ये थायराइड हार्मोन का फंक्शन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी रॉन्ग हो जाएगा साहब। ये भी तो मेन थाइमोसिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है जो थाइमस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाने वाला हार्मोन है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं और ये थायराइड हार्मोन के द्वारा होती है। तो यहाँ पे सवाल में नोट लिखा हुआ है साहब, तो नोट कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, सी एंड डी ओनली। इसे हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। ये देखिए साहब एनसीईआरटी की हुबहू लाइन है। These hormones regulation the basal metabolic rate, process of RBC formation, metabolism of carbohydrate, protein and fats. Water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormones. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेयर्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। यहाँ पे हेयर्स सही है, मेमोरी ग्लैंड सही है, पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन है हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये ऑप्शन साफ सही हो जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शंस को भी। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हेयर्स, ये सही है, पिन्ना सही है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि मैमल्स के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती है साहब। फोर्थ है पिन्ना मोनोकोंडाइलिक स्कल और दिया हुआ है मेमोरी ग्लैंड्स। तो साहब पिन्ना सही है, मेमोरी ग्लैंड सही है, लेकिन मोनोकोंडाइलिक स्कल नहीं होता है, बल्कि मैमल्स के अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। इसे हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। ये देखिए साहब मेमोरी ग्लैंड्स जो यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर्स है। फिर नेक्स्ट है हेयर्स का पाया जाना, पिन्ना का पाया जाना, डेवलपमेंट देखिए साहब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एटसेट्रा आर। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है ह्यूमन ब्रेन का? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, सेकंड दिया हुआ है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड हिप्पोकैम्पस, थर्ड दिया हुआ है ब्रेन स्टेम एंड एपीथैलेमस, फोर्थ दिया हुआ है कॉर्पस कैलोजम एंड थैलेमस। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। आइए इसको डिटेल में बात करते हैं
कि हाइपोथैलेमिक ये देखो, द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस एसेट्रा फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डीप स्ट्रक्चर ऑफ एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस ये मिलकर के लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाता है। और along with hypothalamus ये लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एग्जांपल जैसे कि एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, फियर है, मोटिवेशन है, इन सबको कंट्रोल करता है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कोडेट्स। कोडेट्स की क्या खास बातें हैं भाई? तो प्रेजेंस ऑफ ए मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर दिया है प्रेजेंस ऑफ ए पेयर्ड फेरिंजियल ग्लिसिड्स, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एनिमल्स। ये सूडोसिलोमेट तो यहीं पे गलत हो गया साहब, ये तो इधर ही गलत हो गया। अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट की तो ये भी गलत है, वेंट्रल हार्ट होता है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल ग्लिसिड्स ये सही होगा साहब। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी सही है। और फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ ए मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली। आइए इसको भी एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं। कोडेट की खासियत देखिए आप, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो होता है और सिंगल होता है, जबकि वहाँ पे ऑप्शन में ये दिया हुआ था कि भाई सॉलिड होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, सही है साहब। हार्ट इज वेंट्रल है, ए पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट। तो ये कुछ खास बातें एनसीईआरटी की दी हुई है। ये देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आए हुए हैं, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल नर्व कोड है, होलो नर्व कोड है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ खास बातें हैं एनसीईआरटी की, यहीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है साहब। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी ओनली। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लॉजिस्टिक ग्रोथ है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड्स एंड स्टेबल एज पिरामिड। तो यहां पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का तो क्या आएगा साहब? लॉजिस्टिक की जब बात करते हैं, लॉजिस्टिक की जब बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। नहीं साहब ये गलत हो जाएगा। लॉजिस्टिक के लिए आएगा लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशंस। और एक्सपोनेंशियल के अंदर आ जाएगा अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में क्या लिखा है साहब? आगे ऑप्शन देखते हैं। द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। स्टेबल में लिखा है द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स आर सेम। हाँ बिल्कुल साहब सही है, ये सही हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। सेम अगर रहते हैं तो साहब हो जाएगा स्टेबल, है ना। और एक्सपेंडिंग में बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगा। तो यहाँ तो ऑप्शन लग रहा है फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन सही नज़र आ रहा है। एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए साहब, ये अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जो होता है लार्ज है, रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव की तरफ धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। इसमें देखें आप स्टेबल के अंदर तो
ये सेम नज़र आएगा आपको, है ना। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट दोनों क्या है, सेम है, और यही लाइन उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब, फर्स्ट कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का तो क्या हो जाएगा, लिमिटेड, रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन एक्सपोनेंशियल का अनलिमिटेड, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड्स का हो जाएगा द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। इस टेबल में हो जाएगा द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, इसमें से क्लोनिंग वेक्टर कौन नहीं है। BAC तो बिल्कुल है साहब, ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, YAC होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। PBR तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, P से प्लाज्मिड, B से बोलीवर, R से रोड्रिगेज। 322 हो जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर। लेकिन चौथा ऑप्शन दिया हुआ है साहब आपके, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोब, प्रोब दिया हुआ है, जो ये गलत हो जाएगा। प्रोब एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम नहीं करता है। आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियली सिमेट्रिक इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम, किसके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है, किसके अंदर बेटा के एडल्ट स्टेज में, उसकी एडल्ट स्टेज में, उस जो एनिमल्स हैं उस एनिमल्स की एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री नहीं होती है। तो साहब टीनोफोरा में तो होगी, सिलेंट्रेटा के अंदर भी होती है रेडियल सिमेट्री, इक्काइनोडर्मेटा के अंदर भी होती है साहब, है ना। हाँ, लार्वा स्टेज के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है इक्काइनोडर्मेटा में, लेकिन बाद में ये रेडियल सिमेट्री हो जाती है। हेमिकोडेटा के अंदर नहीं होगा साहब, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हेमिकोडेटा। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। ये देखिए साहब पूरा हेमिकोडेटा का डायग्राम है, जिसमें कौन आते हैं, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। ये देखिए साहब पूरी लाइन एज इट इज उठाई हुई है कि इसके अंदर क्या होती है, बाइलेटरल ई सिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो ब्रॉड पाम यानी चौड़ी हथेली हो जाती है, जिसमें सलवटें नज़र आती हैं हथेलियों में, छोटी हथेली होती है पर चौड़ी होती है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किस सिंड्रोमिक डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सामने ही है आंसर साहब, डाउन सिंड्रोम का है ये। लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की थी 1866 में। और एक ये ट्राइजोमी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना, ट्राइजोमी 2n+1 ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। डिटेल में बात कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम cause of the genetic disease presence of an additional copy of the chromosome number 21st, ट्राइजोमी में भी किस में होती है, 21st में ऑटोजोम, और डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन 1866। Affected individual is short-statured and small round head, furrowed tongue, partially open mouth, palm is broad with characteristic palm crease। देखिए साहब पूरी एज इट इज लाइन एनसीईआरटी की आती है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड रहता है इसके अंदर, जिसको डाउन सिंड्रोम होता है। तो इस तरह से हमने आज 10 क्वेश्चंस नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चंस की सीरीज आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद।